बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पीएमसी सिलेबस चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एसटीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 के अंदर मौजूद है, जो थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं जिससे आपको पढ़ना क्या क्या इन टॉपिक्स से। सबसे पहले आपको आना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, थर्म का मकसद हीट और डायनेमिक्स का मकसद आपके पास जो है, यानी थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं एक्चुअली बताना चाहूँ, प्रिंसिपल्स दैट अप्लाइज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल दैट अप्लाइज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वो तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स जिसके ज़रिए से हम ये पढ़ें कि एनर्जी किस तरह से, किस तरीक़ेकार से कंजर्व रहेगी। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स कहा जाएगा। थर्म का मकसद हीट है आपके पास यहाँ पर। प्रिंसिपल्स दैट अप्लाइज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब वो तमाम प्रिंसिपल्स, वो तमाम कानून, वो तमाम लॉज जिसकी मदद से आप एनर्जी को क्या रख सकते हैं, कंजर्व रख सकते हैं। अगर उसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो इट मीन्स एक्चुअली आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप मेनली तौर पर कंसर्न जिस रिएक्शन से होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मो केमिकल रिएक्शंस। सही है, मेनली तौर पर आप कंसर्न जिन रिएक्शन से होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हम किन रिएक्शंस को कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा? प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो दो प्रोसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। या तो एनर्जी जो है वो ऐड होगी, या फिर पॉसिबल क्या है कि जो एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास? रिलीज़ होगी, एग्जिट आउट होगी। सही है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन आपके पास कि जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो या तो एनर्जी ऐड होती है या फिर एनर्जी क्या होती है आपके पास? लॉस्ट होगी। ठीक है, अगर थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी लॉस्ट होगी तो वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर एनर्जी ऐड होगी तो वो क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और अगर केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी, एग्जिट आउट होगी, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। सही है, अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे, रिएक्टेंट लिखा होगा प्लस एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे है? रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और साथ में इसके साथ क्या लिख दिया जाएगा? एनर्जी आपको लिखी हुई नज़र आएगी। ठीक है, या फिर इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन मज़ीद हो सकती है? रिएक्टेंट वैसे ही रहा, यहाँ पर प्रोडक्ट वैसे ही रहा, लेकिन एनर्जी रिएक्टेंट साइड से उठा के प्रोडक्ट साइड पर लिख दी जाएगी, तो माइनस में लिखी जाएगी। माइनस में क्या लिखा जाएगा बेटा? आपके पास एनर्जी लिखी जाएगी। और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन आर, एनर्जी इधर हम लिख देंगे तो ये हो जाएगी माइनस का एनर्जी आपके पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो गौर ये करना कि रिएक्टेंट साइड पर अगर एनर्जी लिखी है तो प्लस में लिखी है, माइनस में। प्लस में लिखी है तो एंडोथर्मिक, माइनस में लिखी है तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अजान हो जाए फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की फर्दर अगर हम बात करें तो एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के हवाले से डिस्कशन अगर की जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट आपके पास स्टेबल है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल कंसीडर किया जाता है। सही है, अनस्टेबल इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी ऐड हो चुकी होती है। रिएक्टेंट स्टेबल क्यों है? रिएक्टेंट इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। प्रोडक्ट इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि रिएक्टेंट के लिहाज से उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक का जो रिएक्टेंट है ये क्या होता है? रिएक्टेंट इसका अनस्टेबल होता है। ठीक है, जबकि जो इसका प्रोडक्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये क्या होता है? स्टेबल, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी लॉस्ट हो चुकी होती है, तो उसकी एनर्जी क्या हो चुकी होती है? कम। तो जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसीलिए क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है,
फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी। अब ये इंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर वर्ड आया सिस्टम का, सिस्टम को पहले बता देते हैं। एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, हर वो चीज़ जो क्या हो आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन हो, इसे क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। और टोटल एनर्जी कंटेंट जो होता है सिस्टम का, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। मतलब एक सिस्टम के पास टोटल कितनी तरह की एनर्जी है और कितनी है, मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सब कुछ मिला दो, यानी तमाम को एक साथ बताना है और सबका कितना कितना कंटेंट है, उन सब को आप ऐड कर दो तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी टोटल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो होती है एच से, और एक्चुअल इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं हो सकती। सही है, एक्चुअल इंथैल्पी जो है, एक्चुअल इंथैल्पी actual enthalpy cannot be calculated, actual enthalpy cannot be calculated, just the difference, just the difference can be। मतलब h आपके पास कैलकुलेटेबल नहीं है, लेकिन डेल्टा h क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी विल बी कैलकुलेटेड बट द एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के तौर पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंथैल्पी की बात की जाए तो अगर आप देखो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है, तो मतलब रिएक्टेंट में टोटल एनर्जी का कंटेंट भी कम होगा, तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी भी क्या मिलेगी? रिएक्टेंट की इंथैल्पी भी कम मिलेगी। जबकि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या मिलेगी? ज़्यादा। जबकि यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उसकी इंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा। यहाँ पर प्रोडक्ट स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम है, तो इसलिए उसकी इंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर हो गई ये वाली बात? अगर ग्राफ के लिहाज से बात की जाए, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ के लिहाज से बात की जाए, तो जो रिएक्टेंट है, सही है, उसकी एनर्जी यानी कि ये होती है इंटरनल एनर्जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम देते हैं आपके पास, ताकि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो एनर्जी जो हमने दी है, अलग से हमने जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी क्या कहलाती है आपके पास? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी? ये कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ये दोनों ऐड करके क्या कहलाएगी आपके पास? टोटल एनर्जी कह लो या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास, और ये क्या हो गया आपके पास? ये इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला हिस्सा किसको शो कर रहा है? ये वाला हिस्सा शो कर रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये किसको शो कर रहा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए किसके अंदर? आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? अनस्टेबल। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा ये कौन सा होगा? एंडोथर्मिक का ग्राफ होगा। ठीक है, और एक्सोथर्मिक के ग्राफ की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पास ये हो गई इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे वो क्या कहलाएगी आपके पास? इंटरनल, वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी मिलाकर क्या कहलाता है बेटा आपके पास? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की अगर देखो तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कम है, जबकि इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है आपके पास? ज़्यादा। तो इसीलिए इसका रिएक्टेंट अनस्टेबल था, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, और ये वाली जो आपके पास बेटा एनर्जी की बात हो गई, ये पूरी एनर्जी क्या है आपके पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी। एक्टिवेशन और इंटरनल को मिला दो तो वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड। तो इस तरह से ग्राफ बन के भी आपके पास आ सकता है। तो ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज़ यही देखना ज़रूरी है कि इंटरनल एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर रिएक्शन में आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक या विच ऑफ द रिएक्शन इज़ हाईली एंडोथर्मिक, तो हाईली एक्सोथर्मिक कैसे बताओगे? जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है ना, डेल्टा एच जो आपके पास है, डेल्टा एच विल बी मोर नेगेटिव। अगर डेल्टा एच क्या है? मोर नेगेटिव,
आपके पास जो है उस डेल्टा एच अगर मोर नेगेटिव तो अच्छे से आपके पास हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है। अगर अच्छे से आपके पास मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा एच की वैल्यू, इट मीन्स के जो प्रोडक्ट होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट जो है वो स्टेबिलिटी के लिहाज से ज़्यादा है। ऐसा ही है, नहीं नहीं, माइनस का वर्ड सिर्फ यहाँ पर रिलीज़ को शो करेगा और जो वैल्यू है वो असल वैल्यू होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू इधर एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू मोर पॉजिटिव अगर आपको मिलेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज़ आपको दे दिया, आप कहा ये जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईली एंडोथर्मिक, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ शोज़ दैट प्रोडक्ट इज़ हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसमें आपके पास डेल्टा एच जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या निकलेगा, अनस्टेबल निकलेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी ऐड हो गई। जैसे 20 जूल प्लस 30 जूल प्लस और प्लस 40 जूल प्लस 60 जूल, सबसे ज़्यादा आपके पास जो है कौन सा ऐसा रिएक्टेंट, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो है जिसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी है, तो किस वैल्यू के लिहाज से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मोर पॉजिटिव वैल्यू के लिहाज से। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हाईली स्टेबल कब होगा, जब नेगेटिव के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी मतलब वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरह से भी एमसीक्यूज बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, तो एक्सो और एंडोथर्मिक की बात हो गई। क्लासीफाई द रिएक्शन एज एक्सो और एंडोथर्मिक। डिफाइन द टर्म सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। अब पहले चलेंगे सिस्टम पर, सिस्टम की डिस्कशन हो गई। नाउ द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जगह को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सही है, ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया सिस्टम। सिस्टम के अलावा बकिया जितना भी पार्ट है जो कि इसके आसपास मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड एज सराउंडिंग। इसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग। और सिस्टम जहाँ तक मौजूद है और उससे आगे सराउंडिंग शुरू हो जा रही है, मतलब द थिंग दैट कट्स द सिस्टम टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। इसे क्या कहते हैं हम, बाउंड्री कहते हैं। अब जो बाउंड्री है, बाउंड्री आपके पास क्या हो सकती है, बाउंड्री इट मे बी रियलिस्टिक एंड बाउंड्री मे बी इमेजिनरी। ठीक है, बाउंड्री में भी रियलिस्टिक और बाउंड्री में भी इमेजिनरी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर हम किसी भी सिस्टम, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं मतलब सिर्फ या थिंकिंग करते हैं उसके लिहाज से, तो उस कंडीशन में सिस्टम भी हमारा क्या बन जाता है, सिस्टम भी हमारा इमेजिनरी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर मैं गया, वहाँ जा के मैंने सोचना शुरू किया कि इस जगह पर मैंने अलमारी रख दी, इस जगह पर मैंने अलमारी रख दी, तो यहाँ से आपके पास अलमारी इधर तक खुलेगी, इधर तक अलमारी रहेगी, इससे आगे नहीं रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलमारी दैट इज सिस्टम, उसके आसपास मैं कह रहा हूँ कि अलमारी यहीं तक रहेगी, इससे आगे अलमारी का कोई हिस्सा नहीं आएगा, तो वो सराउंडिंग कहलाएगा। और अलमारी जहाँ तक है वो क्या कहलाएगी, आपके पास अलमारी का वो हिस्सा जिसकी वजह से अलमारी का सारा सामान बंद है, मतलब अलमारी के 4 जो आपके पास तख्ते होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसकी बाउंड्री। तो इसी तरह से आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिस्टम भी आपके पास क्या हो सकता है, सिस्टम भी आपके पास रियल हो सकता है और सिस्टम भी आपके पास इमेजिनरी हो सकता है। समझ आई बात। अच्छा, एक चीज़ और कि सिस्टम जब रियल होगा, ठीक है, तो बाउंड्री आपके पास रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। लेकिन जब आपके पास सिस्टम इमेजिनरी होगा तो बाउंड्री भी क्या मिलेगी, इमेजिनरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर का ड्रॉप जितनी जगह पर मौजूद है, वाटर को तो मैंने नहीं रोका, लेकिन वो एक ड्रॉप उसी जगह पर है, उससे आगे तो नहीं बढ़ रहा, तो वाटर का वो ड्रॉप दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम, उसके आसपास का इलाका सराउंडिंग, लेकिन हमने कोई बीच में बाउंड्री नहीं लगाई। तो अगर सिस्टम रियल होगा, अगर सिस्टम क्या होगा, रियल होगा, तो सिस्टम जब रियल होगा तो बाउंड्री आपके पास जो है ना, बाउंड्री जो आपके पास है, बाउंड्री दोनों हो सकती है, बाउंड्री आपके पास रियल भी हो सकती है और बाउंड्री आपके पास इमेजिनरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम क्या होगा, इमेजिनरी होगा, सिस्टम क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो बाउंड्री होगी वो भी क्या निकलेगी बेटा, आपके पास इमेजिनरी। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सिस्टम के बाद सराउंडिंग के बाद बाउंड्री हो गया, स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज of a system, properties of a system that depends upon
only initial and its final state. प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड इट्स फाइनल स्टेट, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी के लिहाज से ये देखें कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, फाइनल वैल्यू क्या है, बट डजेंट मैटर हाउ द चेंज अपीयर्स। लेकिन इस बात पर ज़रा बराबर भी गौर नहीं किया जाएगा कि ये चेंज कैसा आया। तो वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जिसमें इनिशियल क्या वैल्यू थी, फाइनल क्या वैल्यू है, बस ये अहम है। लेकिन ये इनिशियल वैल्यू जितनी थी, फाइनल वैल्यू इतनी कैसे हो गई, इस पर अगर गौर ना किया जाए तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती, स्टेट फंक्शन। वर्क डन जो आपके पास है, ये वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, इसी तरह से प्रेशर हो गया, इसी तरह से टेम्परेचर हो गया, इसी तरह से बेटा आपके पास टेम्परेचर एंड सो ऑन, सही है। ये सारे क्या होते हैं आपके पास, स्टेट फंक्शन कंसीडर किए जाते हैं। वर्क डन इज़ अ पाथ फंक्शन, वर्क डन इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क डन जब भी चेंज होगा ना, हम ये देखेंगे कि वर्क डन हुआ कैसे, आइसोबैरिकली हुआ, आइसोकॉरिकली हुआ, एडियाबैटिकली हुआ, आइसोथर्मल हुआ, तो कैसे चेंज आ रहा है, ये अगर नोट किया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पाथ फंक्शन कहलाती है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। यहाँ से MCQ आता है आपके पास, ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे हीट कैपेसिटी, सही है। हीट कैपेसिटी में मास स्पेसिफिक नहीं होता। हीट कैपेसिटी जब हम डिस्कस करते हैं तो मास स्पेसिफिक नहीं होता कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, कितना भी मास हो सकता है। तो इस हीट कैपेसिटी का मकसद होता है बस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड है किसी भी एक सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया गर्म करने से, तो जो हीट एनर्जी आपने दी वो हीट कैपेसिटी है। 5 डिग्री सेल्सियस है, आपने हीट एनर्जी दी, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपके पास कितनी हीट एनर्जी दी वो कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है ना, इसका फॉर्मूला। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, हीट कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती भाई, ये तो आसान सी डेफिनेशन है, सम ऑफ all the kinetic and potential energies of a substance, ठीक है। किसी एक सब्सटेंस के लिए कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है और उसमें उसकी कितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जीज है, अगर आप उसको ऐड कर दें तो जो एनर्जी आपको मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, किसी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है, जो कि बराबर होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस का पी डेल्टा वी आप लिख लें या डब्ल्यू लिख लें। तो डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस का डब्ल्यू, ठीक है, ऐसा ही है।
तो ये डेल्टा ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और आप एक और एक तरीक़ाकार क्या, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने का। इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो, किसका कौन सी एनर्जी निकल आएगी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास वर्क डन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। वर्क डन किसको बोलेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड द मूवमेंट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन, what is mean by work done, when force is applied, the object moves, that is called work done। मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी, ऑब्जेक्ट ने मूव किया, इसी चीज़ को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ने वर्क डन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट हैज़ डन इट्स वर्क, ठीक है। अच्छा, वर्क डन जो आपके पास है, फिजिक्स में तो पढ़ते हैं वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी वर्क डन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी वर्क डन नेगेटिव होता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन बाय द सिस्टम का मकसद पिस्टन ऊपर मूव करे सिस्टम की वजह से, अंदर पड़े हुए सब्सटेंस की वजह से। मतलब इस कंडीशन में हमेशा जो आपके पास पिस्टन होगा ना, हमेशा जो आपके पास पिस्टन होगा, इट विल मूव्स अपवर्ड, इट विल मूव्स अपवर्ड, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, कहाँ बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मकसद क्या है आपके पास, कि पिस्टन जो है आपके पास कहाँ मूव करेगा, मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। कहाँ मूव करेगा बेटा, पिस्टन विल मूव्स डाउनवर्ड। तो वर्क डन कहाँ पर चल रहा है, ऑन द सिस्टम, और इस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और इस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब जब वर्क डन आपके पास सिस्टम कर रहा है और वर्क डन पॉजिटिव है, तो वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है वो ऐड हो रही होती है, सही है। इफ़ द एनर्जी विल बी एडेड पिस्टन विल मूव्स अपवर्ड। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात हम पिस्टन को बरकरार रख देते हैं, वर्क डन नहीं होने देते, तो इस कंडीशन में जो क्यू होता है वो बराबर आ जाता है डेल्टा ई के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, वर्क डन की बात हो गई यहाँ पर बेटा। वर्क डन के बाद हो गया आपके पास इंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। तो इंथैल्पी तो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आपको यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जीज आनी चाहिए। यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जीज, आमतौर पर जो हम एनर्जी का वर्ड यूज़ करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसका तो एक तो तरीक़ेकार है, या तो आप जूल में फाइंड आउट करेंगे या तो इसकी कन्वर्जन में, दैट इज़ किलो जूल, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, आप कैलोरीज़ में फाइंड आउट करेंगे या फिर किलो कैलोरीज में फाइंड आउट करेंगे। एक और एक एनर्जी होती है, यानी कि यूनिट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज BTU। 1 BTU आपके पास जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसको हम बोलते हैं। और बहुत कम एनर्जी आपके पास किस में मेजर की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। और 1 जूल की कैलकुलेशन, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया, 1/4.184 कैलोरीज के बराबर हो गया। 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1/4.184 कैलोरीज के बराबर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी याद रहनी चाहिए। देन उसके बाद यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जीज़ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जीज, एक्सप्लेन द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एमसीक्यूज किस तरह से आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज है ना, तो लॉज की स्टेटमेंट्स अहम होती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्राफ और उसमें कांस्टेंट, ठीक है, और अगर कोई लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे लॉज नहीं, सबसे पहला लॉ था, तो इसीलिए ये देने वाला जो साइंटिस्ट है ना, ये हमारे लिए हमेशा अहम होता है। हेल्महोल्ट्ज़ इसका नाम था जिसने ये हमें दिया था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताया था इसने। उसने क्या कहा था,
एनर्जी, ना ही आपके पास नीदर क्रिएटेड, ना ही एनर्जी क्रिएट होगी, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कब बेटा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बट इट विल कन्वर्ट, लेकिन ये क्या होगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड, ये क्या हो जाएगी, कन्वर्टेड हो जाएगी, मतलब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। जैसे कि आपने क्या किया, क्यू दिया हीट एनर्जी, ये किस में चले जाएगा, पहले तो ये आपके पास चेंज करेगा इंटरनल एनर्जी को, फिर वर्क डन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सही है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस का W, और यहाँ पर इसने बताया कि W किसके बराबर होता है, P चेंज इन वर्क डन, दैट इज P डेल्टा V। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो एप्लीकेशन है, और दो एप्लीकेशन हम केमिस्ट्री के हर कोर्स में जो पाकिस्तान के ओवरऑल मौजूद है उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है आपके पास, आइजो बैरिक प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, आइजोकोरिक प्रोसेस। आइजोकोरिक प्रोसेस का मकसद क्या होता है, आइजोबैरिक प्रोसेस का मकसद है जो प्रेशर है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, और आइजोकोरिक प्रोसेस का मकसद क्या है कि जो वॉल्यूम होगा सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या आएगा, ज़ीरो। चेंज इन वॉल्यूम जब ज़ीरो आएगा तो P डेल्टा V भी क्या निकलेगा, ज़ीरो, मतलब वर्क डन क्या निकलेगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर P कांस्टेंट है तो वर्क डन भी क्या हो जाता है आपके पास, वर्क डन कांस्टेंट कह रहा हूँ, सॉरी, P आपके पास कांस्टेंट है तो वर्क डन कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, वर्क डन कभी भी इस प्रोसेस में ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो आपके पास Q है वो किसके बराबर आता है, यहाँ पर आपके पास Q डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V, तो P डेल्टा V ज़ीरो हो गया तो Q किसके बराबर आ गया, डेल्टा ई के, और हम यहाँ पर Q के साथ लगा देते हैं, आइजोबैरिक प्रोसेस में चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q भी लिख देते हैं, तो Q सब्सक्रिप्ट में V और नीचे आ गया डेल्टा ई। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, Q और नीचे स्मॉल में आइजोबैरिक प्रोसेस है जिस पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर P लिखते हैं, और ये किसके बराबर आ जाता है, QP आपके पास बराबर आता है डेल्टा H के, दैट इज़ चेंज इन इंथैल्पी। एक तो ये MCQs के लिए अहम है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अच्छा जी। ये पूरी इसकी डेरिवेशन है, उस पूरी डेरिवेशन के बाद ये QP बराबर होता है आपके पास डेल्टा H के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज़ अगर गौर करो तो H किसके बराबर है, H बराबर है E प्लस PV के, सही है। H किसके बराबर होता है, इंथैल्पी जो होती है ना आपके पास H वो बराबर होता है P, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV के, किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के बराबर होता है आपके पास कौन, इंथैल्पी, ठीक है। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, इंथैल्पी, यानी चेंज इन इंटरनल, इंथैल्पी कह रहा हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बस बराबर है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो डेल्टा H की वैल्यू इन दोनों को मिलाकर निकलेगी, और ये सिर्फ है डेल्टा E, तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि QP इज़ ग्रेटर देन QV, QP इज़ ग्रेटर देन QV, तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी एक सिस्टम के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी होगी इट मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और एंथैल्पी भी ग्रेटर होगी किसके लिहाज से, उसकी इंटरनल एनर्जी के लिहाज से। ऑब्वियसली सी बात है ना, इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के बोलते हैं, और एंथैल्पी तो किसको कहते हैं, टोटल एनर्जी जितनी भी उसके अंदर मौजूद है सबको मिलाकर कहते हैं। तो ये हो गए आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो मार्क किए हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी एप्लीकेशंस के हवाले से, ये सब इसके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे अप्लाई द हैज़र्स लॉ फॉर कांस्टेंट सिंपल एनर्जी साइकिल। आपको हैज़र्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के थ्रू क्या करना है, कांस्टेंट एनर्जी साइकिल को जनरेट करना है। बहुत आसान सा लॉ है, हैज़र्स एक साइंटिस्ट है बेसिकली, हैज़र्स लॉ, हैज़र्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैज़र्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की अगर बात की जाए तो हैज़र्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में सिर्फ इतनी सी बात की जाती है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें आप डेल्टा H सिंगल स्टेप में अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर किसी भी एक रिएक्शन में आप डेल्टा H उसका सिंपल स्टेप यानी एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन अगर आप उसकी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो उसी रिएक्शन को आप इंडिविजुअल स्टेप्स में करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A अगर मुझे कन्वर्ट करना है D में
और मेरे पास यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा उसको मैं सिंगल स्टेप में कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसकी कैलकुलेशन मेरे लिए अगर ईजी नहीं है तो मैं ए को पहले कन्वर्ट करूँगा बी में, एंड देन बी किस में कन्वर्ट होगा सी में, एंड देन सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा डी में। तो यहाँ पर पहले इंथैल्पी का जो चेंज आएगा वो इंथैल्पी का आएगा H1, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपके पास डेल्टा H2, यहाँ पर जो आएगा दैट इज़ डेल्टा H3। तो हमने ये सपोज़ किया है हेज़िस के अकॉर्डिंग कि जो डेल्टा एच होता है वो किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल स्टेप्स में आने वाली चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल निकलता है। तो अगर आप कहीं पर भी डायरेक्टली एक ही स्टेप में चेंज इन इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर पाते तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करते ये हैं कि उसके इंडिविजुअल स्टेप्स में जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसको आप ऐड कर लेते हैं। हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन के लिए जो उसकी एप्लीकेशन है वो अहम है। It helps to calculate the heat of reaction, heat of formation etc. सही है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन में हीट ऑफ डीकम्पोजिशन भी आ सकता है और साथ साथ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी। हीट ऑफ फॉर्मेशन है मतलब सिर्फ वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है जब एक मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। हीट ऑफ रिएक्शन में दोनों चीज़ आती हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि चेंज आ रही है जब रिएक्टेंट एक मोल टूट रहा है, और वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि आपके पास चेंज आ रही है जब प्रोडक्ट एक मोल फॉर्म हो रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन पूरे कंप्लीट रिएक्शन के लिए, उसमें फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाता है और वो भी कैलकुलेट्स अलग से सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी देख सकते हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी देख सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन भी देख सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्जेक्ट्रा लिख दिया। और हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में इंडिविजुअल स्टेप्स में जो आने वाला एंथैल्पी का चेंज होता है ना वो सिंपल अलजेब्रिक सम जैसा होता है, यानी प्लस 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 माइनस 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 प्लस और प्लस 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 और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस करके हम ऐड करते हैं। तो जो भी हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की मदद से जो आपके पास इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो अलजेब्रिक सम की मदद से किया जाता है। सिंपल अगर अलजेब्रिक सम को बताया जाए तो वो क्या होता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम गौर करते हुए क्या करते हैं, हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन और इस तरह की कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी जा सकती है और इसका मेन जो है फंडा वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अच्छा, हेज़िस लॉ जो है ना आपके पास, इसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। सही है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये क्या कहलाता है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इसे हम बोलते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो तो हमने पहले ही बता दी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए और आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर साइन ऑफ डेल्टा एच हो गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये तमाम चीज़ें हो गई आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें वो चंद बातें आपको गौर से ध्यान में रखनी होती हैं, और वो चंद बातें आपको गौर से ध्यान में क्या रखनी पड़ती हैं कि हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम या हीट इज़ रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। आपके पास इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज, और इसी तरह से वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। और सिंपल इक्वेशन हम लगाते हैं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस का डब्ल्यू या फिर पी डेल्टा भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन से इसके न्यूमेरिकल आते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास वो प्रोबेबली तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर होते हैं तो हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में अप्लाई हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन थ्रू कंस्ट्रक्ट द सिंपल एनर्जी साइकिल। कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल में इसने बस यहाँ पर आपको बताया कि आपने बस ये वाला पोर्शन इसका आना चाहिए, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वैसे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर फिर भी आते तो सिंपल उसमें क्या करना होता है, आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है 2a जो कि कन्वर्ट होगा आपके पास 2b में। आपको जो नीचे दी गई इक्वेशन है उसमें फॉर एग्जांपल आपको कह रहे हैं कि c इज़ इक्वल्स टू a, और एक इक्वेशन है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है आपके पास d इज़ इक्वल्स टू b। ठीक है, और इसी तरह बस ये दो इक्वेशन आपको दे दी गई। तो आपने क्या करना है, पहले इस वाली इक्वेशन में आपने देखना है कि जो चीज़ दी गई है वो कहाँ पर है, यानी कि ये इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू है वो कितनी है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल -30 जूल है, और इसके लिए मैंने आपको कहा कि डेल्टा एच कितना है आपके पास -20 जूल है। सही है, अब आपको देखना है कि इक्वेशन आपने ये फॉर्म करनी है, बेसिकली इक्वेशन नहीं फॉर्म करनी है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो अलजेब्रिक सम आप करेंगे यहाँ पर बेसिकली तो हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को पहले क्या करना है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर है, ये प्रोडक्ट साइड पर है, तो जब भी जो चीज़ चाहिए रिएक्टेंट साइड पर वो प्रोडक्ट साइड पर हो, या जो चीज़ चाहिए प्रोडक्ट साइड पर वो रिएक्टेंट साइड पर हो, तो जो इक्वेशन होगी उसको हम इन्वर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये ए इधर चला जाएगा, सी इधर, और ए इधर सी इधर, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और साथ में इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
सही है। साथ में इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 2a हो जाएगा। तो मतलब इस वाली वैल्यू को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 200। हाँ देखो ये a उधर चला जाएगा, ये c इधर आ जाएगा। तो एरो का मकसद होता है इक्वल्स टू। तो a उधर गया तो माइनस का a, c उधर गया तो माइनस का c। हमें c से कोई कंसर्न नहीं है, हमें किससे कंसर्न है, a से कंसर्न है। ए आपके पास जो है वो क्या हो गया, इधर चला गया, रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर आ गया। और जो आपके पास ए है वो कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है 2। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे मेन इससे काम है, मुझे इससे कोई काम नहीं है। तो मतलब इसको डबल करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस का साइन चेंज कर दूंगा प्लस में। तो 230 कितना हो गया, 200, 2 3 6 और प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये बी आपको कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर है मतलब इक्वेशन को इन्वर्स नहीं करेंगे। 2 मोल चाहिए तो मतलब इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 200, 2 टू द 4 माइनस का 40 जूल, प्लस का 60 माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस। तो 60 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 20 जूल। अब साइन किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे बस। हाँ उस जब सबका साइन बदल देंगे, ठीक है। हाँ हमें ना एप्टीट्यूड में सिर्फ इस पोर्शन से काम है, तो हम सिर्फ इस वाले पोर्शन पर मेन कंसीडर अपना करेंगे इस वाली की मदद से। ये पूरा सॉल्व नहीं करने बैठ जाएंगे, सिर्फ इस वैल्यू में। हाँ भाई इसको डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन्वर्स करना है साइन चेंज कर दो। इसको 3 टाइम्स करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल उधर जा रहा होगा तो साइन चेंज, अदरवाइज साइन चेंज नहीं करेंगे। तो इसको न्यूमेरिकल करते हो बस इस पोर्शन पर गौर करो इसकी मदद से। यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने के बजाय यहाँ वैल्यूज़ लिखो ताकि आसानी हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो ये था आपका थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जो कि यहाँ पर हमारा एंड हो गया।